स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ टॉपिक था। सिलेबस देखिए आप लोग। अगला जो पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, यानी परमेबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर्स है वो अफेक्ट करता है कि किसका परमेबिलिटी ज़्यादा होगा या किस सॉइल का परमेबिलिटी कम होगा। ठीक है, तो परमेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर्स है, मेनली दो फैक्टर्स है। जो सॉइल का प्रॉपर्टी है खुद, वो भी है। उसके बाद जो फ्लूइड उसके थ्रू बह रहा है उसका भी प्रॉपर्टी परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है। सपोज करिए कि सॉइल का प्रॉपर्टी तो हम लोग समझे ही अभी तक में कि ग्रेन का साइज जितना बड़ा होगा परमेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, वॉइड रेशियो जितना ज़्यादा होगा परमेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये सॉइल का प्रॉपर्टी है जो अभी तक हम लोग समझे थे। ठीक है, उसके बाद सपोज करिए एक कोई सॉइल है, ये कोई इस तरह से कंटेनर है, इसके थ्रू अगर फ्लो हो, अगर वाटर फ्लो हो तो ईजिली निकल जाएगा। यही अगर सोचिए हाईली विस्कस कोई फ्लूइड है, जैसे कि आप लीजिए कोई भी हनी लीजिए, हनी जैसे इसके थ्रू फ्लो होना है, तो हनी को इस सॉइल के थ्रू फ्लो होने में, और सेम सॉइल है, वॉइड रेशियो चेंज नहीं किया गया, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल चेंज नहीं किया गया। ठीक है, और वाटर को पास होने में और हनी को पास होने में कौन ईजिली पास हो जाएगा? वाटर इजिली पास हो जाएगा, हनी को पास होने में बहुत डिफिकल्टी होगा इसमें। ठीक है, तो यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड किया परमेबिलिटी। ठीक है, सॉइल सेम था, अलग अलग फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से परमेबिलिटी, यानी कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वाटर निकल रहा है। परमेबिलिटी का क्या यूनिट था? के का, फाइनली सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये किसका एक तरह से ये है यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। ठीक है, के का वैल्यू सेम सॉइल में अलग अलग फ्लूइड का प्रॉपर्टी की वजह से अलग अलग वैल्यू का के दिखा सकता है। ठीक है, इस तरह से तो बेसिक जो चीज़ है वो सॉइल का प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स, इस दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है परमेबिलिटी। ठीक है, कॉजनी कार्मिन एक वैज्ञानिक थे, वो अपने क्वेश्चन दिए थे जो कि परमेबिलिटी को समझने के लिए फैक्टर्स ऑफ जिस पे डिपेंड करता है परमेबिलिटी, उसको समझने के लिए बहुत यूज़फुल है। वो इक्वेशन क्या है, वो कुछ इस तरह से है, K इक्वल्स टू C यूनिट वेट ऑफ, एक कांस्टेंट है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड E क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस E इंटू D10 का स्क्वायर। ये D10 क्या है? इफेक्टिव साइज ऑफ द ग्रेन का इफेक्टिव साइज। 10% ऑफ द पार्टिकल फाइनर देन दिस डायमीटर इज नोन एज इफेक्टिव साइज। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पढ़े थे, D10 किसको बोलते हैं, D60 किसको बोलते हैं, D50 किसको बोलते हैं, तो यह इफेक्टिव साइज D10 बोला जाता है। ठीक है, इसमें जितना भी टर्म्स है सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है परमेबिलिटी। कॉजनी कार्मन इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन को बोला जाता है। ये इक्वेशन पे जितना भी टर्म है, जैसे कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा परमेबिलिटी उतना कम होगा। वॉइड रेशियो के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायमीटर ऑफ द जो इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल्स है सॉइल के, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन सभी टर्म्स को थोड़ा इलॉबरेट करके समझते हैं। ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में थ्योरी लिखने आए अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, तो पॉइंट बना के आप लोग लिख पाएँ। पहला पॉइंट इसको नोट करिएगा, जो फैक्टर्स है जो कॉजनी कार्मन इक्वेशंस के थ्रू ही आया है, वो ग्रेन साइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट। द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इंक्लूड्स D10 स्क्वायर। ठीक है, वेयर D10 इज द मेजर ऑफ ग्रेन साइज, आप लोग ब्रैकेट में लिख लें इफेक्टिव साइज ऑफ द ग्रेन। ठीक है, के जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव साइज के स्क्वायर के। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रेन का साइज होगा उतना ज़्यादा परमेबिलिटी होगा। ठीक है, सेम वॉइड रेशियो, जैसा कि नोट में भी लिखा है, सेम वॉइड रेशियो रहे। वॉइड रेशियो किसे बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सेम वॉइड रेशियो भी रहे, किसी भी अगर सॉइल सैंपल, अलग अलग सॉइल सैंपल है और किसी में ग्रेवल है किसी में क्ले है, और वॉइड रेशियो अगर सेम भी रहे फिर भी परमेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा। ठीक है, जितना बड़ा पार्टिकल उतना ज़्यादा परमेबिलिटी, जैसे ग्रेवल का परमेबिलिटी सेम होगा, ज़्यादा होगा, सैंड का परमेबिलिटी उससे थोड़ा कम होगा, सिल्ट का परमेबिलिटी इससे थोड़ा और कम होगा, क्ले का परमेबिलिटी इससे और कम होगा। इवन सब में अगर बॉडी से सेम भी रहे फिर भी साइज के कारण परमेबिलिटी इस तरह से डिपेंड करेगा, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा परमेबिलिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉइड रेशियो, इस पर भी डिपेंड करता है।
कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी जैसा कि कॉजन कार्बन इक्वेशन में था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ये था। या फिर बोल ले कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है और नीचे भी ई है, तो इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के स्क्वायर के, ठीक है। सेम सॉइल है, साइज अगर सेम रहे, एग्जांपल लेते हैं, 2 कंटेनर है जिसमें सेम सॉइल है, साइज भी सेम रहे, ठीक है, लेकिन एक सॉइल ज़्यादा कम्पैक्टेड है, मतलब क्या, ग्रेन साइज सेम है लेकिन वॉइड रेशियो कम हो गया, तो परमिटिविटी किस में ज़्यादा होगा, लूज सॉइल का परमिटिविटी ज़्यादा होगा, ठीक है। साइज सेम है यहाँ पे लेकिन वॉइड रेशियो अगर ज़्यादा उसका है, लूज है और ये थोड़ा डेंस है, तो परमिटिविटी लूज सॉइल का ज़्यादा होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है पार्टिकल शेप, ठीक है। शेप जैसे इलोंगेटेड पार्टिकल है और कोई राउंडेड पार्टिकल है, सपोज ये इलोंगेटेड पार्टिकल है और ये राउंडेड पार्टिकल है, ठीक है, तो शेप दोनों का अलग अलग है। अगर वाटर इसके थ्रू पास होना होगा, इसके थ्रू अगर इस तरह के पार्टिकल्स के थ्रू पास होना होगा तो इसके सरफेस एरिया जो इसका थोड़ा कम है, पास हो जाएगा इजीली। अगर वाटर को इसके थ्रू पास होना होगा तो इसका सरफेस एरिया ट्रैवल करने में हेड लॉस ज़्यादा होगा और परमिटिविटी क्या हो जाएगा, कम होगा। कहने का मतलब क्या कि इसको वेट करने में ज़्यादा, इसको भिगाने में किसी भी वाटर को पहले सैचुरेट करना होगा, यानी कि परमिटिविटी अगर फ्लो होगा तो पहले सैचुरेटेड कंडीशन में लाना पड़ेगा पूरे होल मास को। सैचुरेट करने के लिए इसका जितना भी पेरीफेरी है सबको वेट करना भी पड़ेगा, और इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा वेट करने में टाइम और पोटेंशियल दोनों क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जितना कम सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा परमिबिलिटी, किसी भी पार्टिकल का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है उतना कम परमिबिलिटी, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, इट इज़ पार्टिकल शेप को समझने के लिए एक स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, इट इज से समझते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस्ड in the term of specific surface area and permittivity relates to specific surface area as permittivity inversely proportional to the surface area के स्क्वायर के, यानी शेप के स्क्वायर के, ठीक है। शेप को यहाँ पे सरफेस एरिया से समझा जा रहा है, ठीक है। सेम वॉइड रेशियो है, जैसे कि एंगुलर पार्टिकल हैव ग्रेटर सरफेस ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस देन राउंडेड पार्टिकल। जैसे एंगुलर पार्टिकल है या फ्लैकी नेचर का कोई पार्टिकल्स है, इसका जो स्पेसिफिक सरफेस होगा वो ज़्यादा होगा राउंडेड पार्टिकल्स से, ठीक है। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस उतना कम परमिबिलिटी, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी स्पेसिफिक सरफेस से भी डिपेंड करता है परमिबिलिटी। अगला जो पॉइंट है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जो आपका सॉइल मीडियम है वो कितना परसेंट सेचुरेटेड होगा, ठीक है, कितना परसेंट सेचुरेटेड है उस पर भी डिपेंड करता है परमिबिलिटी। अगर पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है यानी कि 100% जो वॉइड है, वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन पहले सबको समझ रहे हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के थ्रू ही वाटर पास करेगा। अगर उस वॉइड्स में कोई एयर ट्रैप होके फंस के रह गया, जैसे कि एयर का बुलबुला फंस के रह गया, तो वो एक ब्लॉकेज का काम करता है और उसके थ्रू वाटर पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। चारों तरफ सेचुरेटेड है, बीच में कहीं ट्रैप होके एयर रह गया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वॉइड को क्या करता है, वो घटा देता है और उसके थ्रू वाटर का पास होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो क्या करता है, परमिबिलिटी को अफेक्ट करता है, रिड्यूस्ड करता है परमिबिलिटी। अगर कंप्लीटली वॉइड में वाटर सैचुरेट है तो यानी कि कंटिन्यूस फ्लो होगा वाटर का, क्योंकि सभी जगह पे वॉइड्स में वाटर है, यानी 100% अगर सैचुरेटेड वॉइड्स रहेगा, सॉइल रहेगा, तो उसका परमिबिलिटी ज़्यादा होगा बाकायदा। कि अगर पार्शियली सेचुरेटेड, पार्शियली मतलब कि थोड़ा कम सेचुरेटेड सॉइल है, तो उसके थ्रू जो परमिबिलिटी होगा वो कम होगा। वही बात लिखे हैं लैंग्वेज में, परमिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन ए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। इंट्रैप्ड एयर काउजेज ब्लॉकेज, इंट्रैप्ड एयर, हवा कोई फंस के रह गया, सपोज करिए कि ये मीडियम है कोई, यहाँ पे एयर ब्लॉकेज होके रह गया और चारों तरफ सैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पे तो ये क्या करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना वॉइड का था, ठीक है, उसको कम कर, अब इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, लेकिन इसके इस वॉइड्स के जो कि एयर ट्रैप्ड है, ठीक है, इसके होके इसके थ्रू फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है परमिबिलिटी को, काउजेज ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ वाटर, हेंस परमिबिलिटी ऑफ द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज लेसर देन दैट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। अब अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल पार्टिकल। इस पर भी मोस्टली डिपेंड करता है कि किस वे में अरेंज्ड है सॉइल, किस वे में रखा है, फ्लोकुलेटेड है या फिर डिस्पर्स स्ट्रक्चर है,
ठीक है। फ्लॉकुलेटेड होगा तो उसका अलग वॉइड रेशियो होगा, डिस्पर्स होगा तो अलग वॉइड रेशियो होगा। अगेन इनडायरेक्टली वॉइड रेशियो पे बात चला जाता है, ठीक है। जैसे है कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर वाइज जो है, ठीक है, लेयर वाइज इस तरह से स्ट्रेटिफाइड सॉइल है कोई, इस तरह का कोई सॉइल है, तो इसमें इस तरफ से जो परमिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा अगर इससे कंपेयर किया जाए। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका परमिलिटी कम होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका परमिलिटी ज़्यादा होगा। फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल परमिलिटी इज मोर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज कम्पेयर टू द वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि सॉइल के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है परमिलिटी की वो किस वे में अरेंज्ड है, किस वे में रखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, परमिलिटी डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड पे। पोर फ्लूइड यानी पोर्स मतलब क्या, उसका जो छिद्र है, वॉइड्स है, उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा परमिलिटी, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमिलिटी आल्सो इंक्लूड्स कोज़नी-कॉरमैन इक्वेशंस में यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर वाटर फ्लो मोस्टली तो सॉइल से वाटर ही फ्लो होगा, उसी का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और उसका विस्कोसिटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर तो कांस्टेंट ही रहता है 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, लेकिन जो विस्कोसिटी है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। जितना ज़्यादा अधिक टेम्परेचर होगा सॉइल के अंदर फ्लूइड्स का तो उसका विस्कोसिटी उतना कम होगा। विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर विस्कोसिटी उतना कम, जितना कम टेम्परेचर विस्कोसिटी उतना ज़्यादा, ठीक है। यानी परमिलिटी किस पे, विस्कोसिटी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी अपने आप में टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है किसके, टेम्परेचर ऑफ द पोर फ्लूइड के। अगर पोर फ्लूइड थोड़ा गर्म है, गर्म फ्लो हो रहा है पोर फ्लूइड, तो उसका परमिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और यूनिट वेट ऑफ वाटर, अगर वाटर नहीं फ्लो हो रहा है, कुछ और फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसके यूनिट वेट पे डिपेंड करेगा यहाँ पे परमिबिलिटी। अब सिलेबस के अगले टॉपिक पे आते हैं जो है सीपेज थ्रू अर्थन स्ट्रक्चर, सीपेज वेलोसिटी, सीपेज प्रेशर, फेरेटिक लाइन, फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सीपेज प्रेशर क्या है उसको समझते हैं। सीपेज वेलोसिटी हम लोग देखे पहले भी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में क्या अंतर है। वीएस सीपेज वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते थे, वीएस इक्वल्स टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी एन, वो हो गया था सीपेज प्रेशर के बारे में। सीपेज वेलोसिटी के बारे में, अब सीपेज प्रेशर क्या है। सीपेज प्रेशर जैसे किसी भी सॉइल मीडियम्स के थ्रू जो वाटर पास करता है, जितना हेड यूटिलाइज हुआ उस मीडियम को पास करने में, ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट करता है। जब भी फ्लो कंडीशन होता है, तो फ्लो जब भी वाटर करता है किसी मीडियम के थ्रू तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सॉइल पे, तो वही क्या कहलाता है, सीपेज प्रेशर। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू ए सैचुरेटेड सॉइल मास इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ओवर द सॉलिड्स, ठीक है। जब भी फ्लो करेगा किसी भी सॉइल मास से तो वो सॉइल सॉलिड्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, थ्रू विस्कस फ्रिक्शन की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, विच इज़ रिफर्ड एज सीपेज प्रेशर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपेज प्रेशर बोलते हैं। हेंस सीपेज प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ओवर द सॉइल सॉलिड इन द मास थ्रू विच इट परकुलेट्स, मतलब क्या, जिस मीडियम के थ्रू वो फ्लो कर रहा है, जिस पैसेज के थ्रू वो परकुलेट कर रहा है, ठीक है, उसी पैसेज का सहारा लेके अगल बगल के जितने भी मास है, जितने भी सॉलिड्स है, उस पर प्रेशर क्रिएट करने लगता है, उस पर क्या दबाव बनाने लगता है। आइदर वो चाहेगा कि उसको फैला दे, ठीक है। तो इस तरह के प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपेज प्रेशर। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा डायग्राम से जाते हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए जैसे कि ये सॉइल मीडियम है एल लेंथ का, ठीक है, इस साइड से टैंक है जो इनिशियली इसका हेड H1 था। जब इसके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू सॉइल फ्लूइड पास करता है तो हेड जो बचता है वो H2, यानी H1 से हेड कम हो गया H2, यानी H1 माइनस H2, ये जो हेड है ये कहाँ गया, ये यूटिलाइज हो गया इसको ओवरकम करने में, ठीक है, जिसके वजह से इस वाटर हेड की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। ये वाटर हेड कहीं ना कहीं इसके बीच में फंसा हुआ है, इसमें यूटिलाइज हो गया है, ठीक है। तो इसके वजह से कितना प्रेशर क्रिएट होगा, H, इसके थ्रू कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे वाटर का अगर हम लोग देखें तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसका यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हेड का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। फाइनल अगर यूनिट देखें, इससे मीटर क्यूब नीचे में मीटर क्यूब है, ऊपर मीटर है, फाइनल जो यूनिट बचेगा
किलोटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किसका यूनिट है? प्रेशर का। ठीक है, तो सीपेज प्रेशर को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना हेड यूटिलाइज हो गया, यानी जितना हेड लॉस हो गया इस मीडियम को ओवरकम करने में, ठीक है, इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, या फिर जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका यूनिट वेट से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो जो टर्म आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपेज प्रेशर। ठीक है, बहुत सारे बुक में सीपेज प्रेशर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अगर इस हम लोग L से ऊपर भी और नीचे भी अगर गुना करें, भाग दे, तो H/L अगेन हेड यूटिलाइज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू द लेंथ ऑफ द सैंपल इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। इस टर्म में भी बहुत सारे बुक में लिखा रहता है या क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो सीपेज प्रेशर को ऐसे हम लोग ये जान सकते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पता है तो क्रॉस सेक्शन प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बटे एरिया। अगर एरिया पता है तो सीपेज फोर्स भी निकाल सकते हैं। इस प्रेशर से सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करिए तो सीपेज फोर्स भी निकल जाएगा। ठीक है, फर्दर आगे जो भी रिलेटेड टर्म है वो भी निकल सकता है। ठीक है, आपके सिलेबस में चूंकि सीपेज प्रेशर था तो सीपेज प्रेशर का ये इक्वेशन है। ठीक है, अब सीपेज प्रेशर फ्लो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि फ्लो, जैसे कि ये तो हॉरिजॉन्टल फ्लो था, अगर वर्टिकल फ्लो हो तो वर्टिकल फ्लो इन डाउनवार्ड या अपवार्ड है, इस पे डिपेंड करता है कि इफेक्टिव प्रेशर जो है, इफेक्टिव स्ट्रेस किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, जैसे कि ये एक ब्रॉड एक अलग ही चैप्टर है कैपिलरिटी वाले या टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे अगर आपके सिलेबस में है तो। ठीक है, जैसे कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये डाउनवार्ड फ्लो है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सीपेज स्ट्रेस यानी सीपेज प्रेशर या फिर पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, इस सब कैलकुलेशन डिपेंड करता है फ्लो कंडीशन पे, फ्लो डाउनवार्ड है या अपवार्ड है। ठीक है, डाउनवार्ड रहेगा तो जो आपका सीपेज प्रेशर है इसका वैल्यू प्लस में लेते हैं, अगर यही फ्लो अपवार्ड है तो ये सीपेज प्रेशर यानी पोर वाटर प्रेशर जो है नेगेटिव वैल्यू क्रिएट करता है और इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या करता है? घटाता है। आप सिंपली इतना समझिए, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस प्लस माइनस पोर वाटर प्रेशर या फिर सीपेज प्रेशर। प्लस कब लेना है? डाउनवार्ड कंडीशन में। माइनस कब लेना है? अपवार्ड कंडीशन में। फ्लो कंडीशन कैसा रहेगा, डाउनवार्ड या अपवार्ड, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आप लोग को अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पर रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो अलग से आप लोगों को लेक्चर बना के दे देंगे। फिलहाल एज पर सिलेबस आप लोग को जो पढ़ना था वो सीपेज प्रेशर, वो कैपिलरिटी वाले चैप्टर में ब्रॉडली वो अलग एक यूनिट ही है, बीटेक में पढ़ना है, जो आप लोग के सिलेबस में वो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक सीपेज प्रेशर या पोर वाटर प्रेशर एक टर्म आया तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन दिए हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्विक सैंड कंडीशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसे बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन किसे बोलते हैं, सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड चूँकि अभी हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस वाला टर्म पढ़े थे, डिस्कस किए थे जस्ट इंट्रोडक्शन उसका, तो इसलिए ये टर्म मिलता जुलता है, थोड़ा सा रिलेटेड है, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अपवार्ड फ्लो कंडीशन, यहाँ पे कोई सॉइल मास है जेड, इसका डेप्थ है, अपवार्ड फ्लो कंडीशन हो रहा है, तो अपवार्ड फ्लो कंडीशन होने की वजह से कभी कभी सीपेज प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पर्टिकुलर सेक्शन पे, अगर इस सेक्शन पे देखा जाए तो इसके सॉइल मास के बराबर हो जाता है ये सीपेज प्रेशर। ठीक है, जैसे इफेक्टिव प्रेशर का हम लोग बात करें, इफेक्टिव स्ट्रेस का बात करें तो टोटल स्ट्रेस माइनस ऑफ सीपेज प्रेशर, टोटल स्ट्रेस पर्टिकुलर सेक्शन पर, इस सेक्शन पे इसका भार होगा, ये सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट इनटू जेड, ये इसका भार हो गया, माइनस सीपेज प्रेशर। ठीक है, तो सीपेज प्रेशर कभी अगर इसका वैल्यू इससे कम हो तो कुछ ना कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू आएगा। देखिए, अब फ्लो कंडीशन अगर अपवार्ड ले रहे थे तो यहाँ पे सीपेज प्रेशर का हम लोग साइन क्या लिए हैं? माइनस लिए हैं। ठीक है, यही फ्लो कंडीशन अगर डाउनवार्ड होता तो यहाँ पे प्लस लेते और इफेक्टिव स्ट्रेस के वैल्यू को टोटल स्ट्रेस से भी ज़्यादा ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता। ठीक है, लेकिन अभी इफेक्टिव स्ट्रेस के वैल्यू को टोटल स्ट्रेस से क्या कर देगा? ये कम कर देगा। ये टोटल स्ट्रेस है, टोटल स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस है? इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, और ये क्या है? पोर वाटर प्रेशर या फिर सीपेज प्रेशर आप बोल सकते हैं, सीपेज प्रेशर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इसके ऊपर डैश है ये। तो क्विक सैंड कंडीशन या फिर बॉइलिंग ऑफ द सैंड, ठीक है, सब एक ही टर्म है कि सैंड ऐसा लगता है कि नीचे से प्रेशर ऐसे आ रहा है वाटर का और बॉयल होने लगता है, प्रतीत होगा कि ये बॉयल हो रहा है, मतलब कि वाटर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, अगर धीरे धीरे अगर बढ़े, अगर ये वैल्यू थोड़ा कम रहे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही इसका वैल्यू आएगा।
ठीक है। लेकिन ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाए तो इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा, क्रिटिकल कंडीशन ऐसा आएगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। और आपस में जब बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन, उस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में सोचिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं या फिर बॉइलिंग ऑफ द सैंड बोलते हैं, जहाँ पे सीपेज प्रेशर और टोटल स्ट्रेस, टोटल प्रेशर आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर इसको इस साइड भेजें तो आपस में क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। ठीक है, इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन। और इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो ग्रेडियंट आई का वैल्यू आता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू आता है, उस आई को बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू कितना आता है। पीएस का वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे देखा था, आई जेड यूनिट वेट ऑफ वाटर, वहाँ पे लेंथ था, यहाँ पे लेंथ की जगह जेड है, बस यही अंतर है। ये जेड जेड कट जाएगा। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको लिख दिए ब्रैकेट में, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसको मेमोराइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और भी तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट को आप लोग कैसे लिखते थे, फॉर्मूला इसका था G-1 यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय 1 + E। याद करिए, फंडामेंटल रिलेशन में हम लोग प्रूफ किए थे, सबमर्ज्ड यूनिट वेट को ये लिख सकते हैं। तो इसके जगह पुट करिए G-1 यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 + E, और नीचे में पहले से क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये I क्रिटिकल है, ये कट जाएगा आपस में, तो I क्रिटिकल का वैल्यू G-1 बटे 1 + E। अगर G दिया रहे, E दिया रहे, I क्रिटिकल निकालने बोला जाए तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन ए देगा G+1 1 - I, इस तरह से 4 ऑप्शन बना के आपको जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, उसको चूज करके टिक करना है। अब जो टॉपिक बच रहा है, सीपेज थ्रू अर्थन स्ट्रक्चर, फ्लो लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो नेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो, ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और इसको हम लोग, और आपस में ये अगर कम्प्लीटली एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको बताए एक साथ, तो ये आधे घंटे का टॉपिक है जो एक साथ ही हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। थैंक यू।